हेलो दोस्तों। साइंस जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कि वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो या एनटीपीसी या ग्रुप डी का हो, किसी में भी हो तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है साइंस। तो साइंस के कुछ डाउट्स आपके रहते हैं कि साइंस को कैसे किया जाए और कहां से किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं बातों के ऊपर और वहां पे साथ ही साथ हम बताएंगे कि 2018 के अंदर मैंने कैसे एएलपी के एग्जाम में साइंस को पढ़ा था और किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था और कैसे आप साइंस को अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी जो पहली बार, जो कि बिगनर्स हैं और पहली बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और वो भी टाइम पे, समय पे और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साइंस की वैल्यू क्या है। साइंस देखिए एएलपी में बहुत ही वैल्यू रखता है क्योंकि सीबीटी 1 के अंदर वो 20 मार्क्स की साइंस आएगी आपकी, जो कि जनरल साइंस है, और सीबीटी 2 के अंदर वो रहेगा आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो कि एक सिलेक्शन बेस्ड टॉपिक बन जाता है 40 मार्क्स का। इसी तरह अगर टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में बात करें तो 35 मार्क्स की साइंस रहेगी और टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 40 मार्क्स की साइंस आपकी रहने वाली है। वहीं जेई में 35 की और ग्रुप डी में 25 मार्क्स की। इसी तरह एनटीपीसी और आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है उसके लिए ये साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि आरपीएफ में तो जीके जीएस आपकी 50 मार्क्स की आएगी जो तो एक तरफा ले जाएगी क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों रेलवे में आने वाले साइंस के जितने भी एग्जाम रहेंगे आप इस वीडियो को देख के अपने साइंस को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें हम दो चीजों को लेके चलेंगे। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो होता है बिगनर्स और एक होते हैं रिपीटर्स, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं या उन फेस कर चुके हैं किस तरह की साइंस आती है और उन्होंने सिलेबस एक दो बार कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपने जो भी एग्जाम देना है उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। जैसे अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस का सिलेबस आपके पास में होना चाहिए कि ये साइंस के टॉपिक मेरे आने वाले हैं और इनको मुझे कवर करना है। सबसे पहले उससे रिलेटेड आपके पास में वो बुक होनी चाहिए। बुक नहीं है तो हम लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हो और हमने किन से की थी और कैसे की थी। ठीक है, डिस्कस करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी बात। पर अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने अहमियत रखते हैं, उनको पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, ठीक है, पर सॉल्व करने की उनको आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करेंगे तो उनको एक डिमोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये पहचान करनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं हर प्रकार के क्वेश्चन में। 3-4 प्रकार के सेट आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपको फिर एक नोट्स बना लेने हैं कि हाँ, पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो भी आपका हर्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में जहां जहां से क्वेश्चन आपको दिखे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनके नोट साइड में लिख लो। ऐसे नोट्स बना लोगे और फिर आपको करना है, बिगनर्स की बात कर रहा हूं तो फिर आपको एनसीईआरटी को उठा लेना है। अगर समय ज्यादा है, समय की बात करें तो एएलपी के पास में अभी 2 से ढाई महीने हैं सीबीटी 1 को, टेक्नीशियन के पास में वही 3 से 4 महीने और आरपीएफ का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके पास तो अच्छा खासा समय है, मतलब वो शुरुआत कर सकते हैं। 4 से 5 महीने आपके मान के चलिए कि आपके पास में समय है। तो अभी सभी अपनी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। चाहे तो आप एनसीईआरटी उठाओ, बिल्कुल अच्छी किताब है, ठीक है, 6ठी से लेके 8वीं तक की एक बार पढ़ो और फिर 9वीं और 10वीं को पढ़ लो। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो मैं मानना ये मेरा है कि आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। 2019 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें देखा गया था कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन उठा के आए हुए थे और सारे एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन रहते भी हैं और एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ भी जाते हैं। तो आपको समझना है और उनको थ्योरेटिकली एक बार थोड़ा समय देके पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। 2 बार आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा 6ठी से 8वीं तक का, तो एक बार आप 9वीं 10वीं को तो छोड़ना ही मत, 9वीं 10वीं को तो जरूर करना, उसकी एनसीईआरटी को तो आप जरूर कीजिएगा। और जब आप एक बार एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ लो, थोरोली पढ़ लो, तब आप फिर वन लाइनर की किताबों की तरफ मूव कीजिएगा। सबसे पहले घुसते ही आपको वन लाइनर की किताब अगर कोई देता है या बोलता है तो आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह का रट्टे मारने जैसा काम हो जाएगा। आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, 1 हफ्ते तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। 1 महीने के बाद आपसे दोबारा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद नहीं आएगा। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बाद में देखने चाहिए थ्योरेटिकल पूरा करने के बाद। तो नहीं दोस्तों, देखो, जब हम स्कूल टाइम के थे तो हमारा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता था ना तो हमारे टीचर वो पुराने जो लास्ट में जो क्वेश्चन होते थे
उनको पहले दिखाते थे कि बेटा देखो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं जिनका आपको आंसर देना है। फिर हम वो चैप्टर स्टार्ट करते थे और वो टॉपिक जब आंसर जब हम पढ़ते थे थ्योरेटिकली तो हमें लगता था कि हाँ ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन का आंसर छुपा है, तो उसको हम और ज्यादा गौर से पढ़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है ना ये आप करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया तो जब आप थ्योरेटिकली पढ़ने उसको घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से करूंगा। पीरियोडिक टेबल से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं और अच्छे से ध्यान से करूंगा, समझ समझ के करूंगा। तो ऐसा आप करेंगे ना तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जिन्होंने एक बार दो बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। लगाकर मार्क्स थोड़े आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कल मैं लाइव में था तो बच्चे कह रहे थे कि मार्क्स थोड़े आ रहे हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया कोई बात नहीं, आप मॉक लगाएंगे, आपके मार्क्स मान लीजिए 40 से 45 आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। आप अपने मार्क्स का एनालाइज करो कितना स्कोर आ रहा है। अब आप वहां पे देखिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, आपका कौन सा सेक्शन आपका वीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिर आपने उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। फिर से एक बार आप किताबें उठाओ, उस चैप्टर को उठाओ और फिर उसको फिर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, है ना। ऐसे करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये भी देखिएगा साथ के साथ कि आपके न्यूमेरिकल गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको दूसरों से अलग करने में, आपको दूसरों से आगे रखने में और मेरिट में मार्क्स लाने के लिए। अगर आपने रट्टा लगाकर साइंस को पढ़ा होगा तो जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ उस टाइम बाउंड की कंडीशन के अंदर फिर आप बिल्कुल भी उस रट्टे वाले क्वेश्चन को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए साइंस को हमेशा बेसिक से पढ़ें, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा और आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट अगर करके पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा और समझ में आएगी और इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपको कि आपको सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो साइंस ही लगने लगेगा। इसी तरह आप मैथ को भी रिलेट करके अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, तो वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। प्रॉफिट लॉस भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पहले करना चाहिए बिगिनर्स को या नहीं करना चाहिए। तो देखिए भाइयों, जो बिगिनर्स हैं वो पहले थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप सीधा ही अगर कूद गए रणभूमि में न्यूमेरिकल में तो फिर आप डगमगा जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। थ्योरी को समझो, थ्योरी के क्वेश्चन बनाओ, जब न्यूमेरिकल उस लेवल का अच्छा हो जाए कि हाँ हम थ्योरी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तब फिर न्यूमेरिकल की तरफ घुसो। ठीक है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो मैं बता दूं, ग्रेड 1 टेक्नीशियन में और सीबीटी 2 का जो पार्ट रहेगा उसमें पूरा मैटर करेगा आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। जिसका ये पोर्शन अच्छा होगा ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो मेरिट में अच्छा स्कोर कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिपीटर्स को कैसे करना चाहिए। रिपीटर्स ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन अगर गलत हो रहा है तो फिर आपको और ध्यान देने की जरूरत है। कौन से सब्जेक्ट का रहता है, देखिए ज्यादातर जो फिजिक्स का जो टॉपिक्स हैं उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। केमिस्ट्री पे न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको रट्टा नहीं लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, एक्सेलरेशन में क्या होता है। ठीक है, ए का पता चल गया, वी का, यू का, एस का, इन सब का पता होना जरूरी है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझिए और उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अगर ध्यान से समझ के एक बार कर लेंगे ना तो न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आपके मन में शंका है कि हमें कहां से करना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो देखिए नीरज सर जो थे 2018 के अंदर वाईफाई स्टडी के साथ में जुड़े थे और उन्होंने ही हमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग कराई थी। उस समय जो आजकल महाअनुभव दिखाते हैं अपना, कोई भी नहीं था, केवल नीरज सर ने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इतने अच्छे से कराई थी कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम ALP हैं। तो आप अगर चाहो तो उनका आज का खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है साइंस मैग्नेट, आप उसको फॉलो कर सकते हो। फ्री की वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका पेड कोर्स भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहने वाली चीज है, वो आपको बहुत ही अच्छी साइंस करा सकते हैं। और बहुत लड़के भी जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ वो बताते हैं कि अच्छा करा रहे हैं, अच्छा उनका बैच भी है। ठीक है, अब बात करता हूँ रट्टा ना मारने की सलाह मैं आपको दूंगा। देखिए बहुत सारे लड़के क्या हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम में आएंगे और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे साइंस का। तो साइंस का रट्टा आप नहीं मार सकते। जीके जीएस का बेशक आप मार लो, पर साइंस का रट्टा मार लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपका वन लाइनर में था कि जो मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसको सी पे रख दिया है तो इमेज क्या बनेगी। तो आपके उसमें क्या वन लाइनर में लिखा होगा कि सी पे ही इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और जितनी ऑब्जेक्ट की लंबाई है उतनी ही उसकी बनने वाली है। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन को बदल दिया गया, मान लीजिए उसने कह दिया क्वेश्चन की अब सी से नहीं, सी से आगे और मिरर के बीच में रख दिया, तब क्या बनेगी। तो फिर आप रट्टा थोड़ी ना मार पाओगे उसके अंदर। तो इसलिए अगर आपने उस टॉपिक को जब तक नहीं समझा,
उसमें पता ही नहीं किया कि सी क्या है, ए क्या है, ओ क्या है, पी क्या है, तब तक वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और एक दो क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा क्वेश्चन आते कहाँ से, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के पता चलेगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को हम थ्योरेटिकली अपना बेस मजबूत करें, फिर वन लाइनर की तरफ जाएं, फिर मॉक टेस्ट को करें बिगिनर बच्चों को। तो मैं ये सलाह देने वाला हूँ। इसी तरह केमिस्ट्री का है, पीएच वैल्यू आपने एक की याद रख ली, कल को पूछ लिया पी की पीएच में पी क्या होता है, एच क्या होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू क्या होती है, तो आपको समझना है पहले पी क्या है, एच क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, और ये वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कब घट रही है, तो बिल्कुल एक बार थोड़ा बेसिक से पढ़ो। इसी तरह आप देखिए जब समानांतर और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है तब भी हम यही देखते हैं कि भाई रट्टा मार लो, नहीं रट्टा मार लो, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसको आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कीजिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं शादी ब्याह के अंदर या अपनी जो दिवाली के समय होता है, जब हम लड़ी लाते हैं तो मेन जो सप्लाई होती है उससे केवल 2 तार आते हैं, पर आगे जब जो वो बढ़ती जाती है तो उसके 2 तार हैं, वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स हैं वो कई हो जाते हैं, 5 से 6 हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपकी जो है विभवांतर वो डिवाइड नहीं होती है, वो सेम रहती है, जिसकी वजह से जो बल्ब को सप्लाई मिलती है वो बराबर मिलती है और उनका जो ग्लो है, लाइट है, वो अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो उसके लिए आपको किसी टीचर को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए जिसका आपको समझ में आता है। बस एक बार आपको समय एक बार देना है और फिर देखिएगा आपकी साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद रहेगी, और इस तरह से पढ़ाई करोगे तो साइंस आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस सेक्शन में